Types of heterotrophic nutrition. Types of heterotrophic nutrition. इसमें लिखेंगे heterotrophic nutrition is of three types. Heterotrophic nutrition is of three types. Is of three types. First लिखेंगे saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition इसमें लिखेंगे saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition is that nutrition in which an organism saprotrophic nutrition that nutrition is that nutrition in which saprotrophic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from in which an organism obtains its food from decaying organic matter decaying organic matter obtains its food from decaying organic matter decaying organic matter decaying organic matter of dead plants, dead animals, of dead plants, comma, dead animals, comma, and rotten bread, etc. And rotten bread, etc. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है देखिए ये हीट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ये पार्ट होता है हीट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तीन टाइप्स होती हैं एक तो होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक होता है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन तो हम ये कहते हैं जैसे मैं पहले की बात कर रहा हूँ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जैसे कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोल देते हैं ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ही जो हीट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम बोल देते हैं हीट्रोट्रॉफ्स ऐसे ही जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनको सैप्रोट्रॉफ्स बोल देते हैं तो सैप्रोट्रॉफ्स जो हैं वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं वो करते हैं फ्रॉम इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो प्लांट मर चुका है जो डेड प्लांट्स हैं डेड प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स मर चुके हैं डेड एनिमल्स या फिर रॉटन ब्रेड रॉटन यानी कि जो खराब हो चुकी है जो सड़ चुकी है
तो उस खराब हुई हुई ब्रेड में से जो अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करता है उसको हम बोल देते हैं ये जो हमारा है सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंपली हम इसको सैप्रोट्रॉप्स भी बोल देते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोल देते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद आप इसमें एग्जांपल लिख लेंगे फंजाई। एग्जांपल फंजाई, फंजाई जिसको आपने कॉमन लैंग्वेज में सुना भी होगा कि फंगस, या हिंदी में अगर किसी ने सुना हो तो उसको फफूंदी बोल देते हैं। तो ये कह देते हैं कि ये जो रोटी है ये खराब हो गई है, ये सब्जी है ये खराब हो गई है, इसमें फफूंदी लग गई है। तो क्या है कि वो जो रोटी है वो रोटी के जो जितने भी जो उसमें पार्ट्स थे वो सारे के सारे डेड हो चुके हैं। जब वो डेड हो चुके हैं तो जो डेड एनिमल्स होते हैं या डेड प्लांट्स का पोर्शन होता है, तो उसके ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं जो अपना मतलब डेड एनिमल्स को या डेड प्लांट्स को खाते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। तो फंजाई जो है, फंजाई इज एन एग्जांपल ऑफ सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? बताइए आगे चले। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस Yes, sir. चलो, Yes, sir. को आ रही है, 3 को आ रही है। चलिए जी, सेकंड नोट करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये फर्स्ट था सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में लिखेंगे द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म the parasitic nutrition is that nutrition in which parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the organism derives its food in which an organism derives its food from the body of another living organism from the body from the body of another from the body of another living organism from the body of another living organism called its host called its host without killing it called its host without killing it। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा ही है। पैरासाइट ऐसा होता है कि जैसे कभी भी हम ये कहते हैं कि कोई प्लांट है, कोई एनिमल है या ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर अगर कोई वायरस एंटर कर जाए, जैसा कि आप लोग आजकल देख भी रहे होंगे, आजकल क्या देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से आप लोग देख ही रहे हैं जो ये कोरोना वायरस के बारे में इतना बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है। तो ये जो कोरोना वायरस है, अब इस कोरोना वायरस के बारे में आप अलग अलग न्यूज चैनल्स पर देखेंगे या आप अलग अलग वेबसाइट्स पर पढ़ेंगे या अलग अलग डॉक्टर्स से कंसल्ट करेंगे, तो वो ज्यादातर सभी लोग अलग अलग तरीके की आपको राय देंगे, अलग अलग तरीके की सलाह देंगे। और है क्या कि ये कोरोना वायरस क्या क्या कर सकता है, ये सभी को उतना डिटेल में नहीं पता। डॉक्टर्स को भी की भी नॉलेज अभी तक इसमें अधूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस में खुद इस चीज पर रिसर्च चल रहा है। वैक्सीन भी अभी बनकर आई है, तो वो वैक्सीन भी शुरुआत में टेस्टिंग फेज में चल रही थी, फिर शुरुआत में जब उसके टेस्ट सारे सक्सेसफुल हो गए तो अब सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो
जो कोरोना वायरस की जो थ्योरी है, वो थ्योरी अब तक जो कॉमनली ज़्यादातर वेबसाइट्स पर दे रखी है, वो ये है कि कोई भी जो पैरासाइट होता है, जैसे मैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करता हूँ, तो पैरासाइट क्या होता है कि कोई भी एक वायरस, कोई भी एक फॉरेन बॉडी का मतलब ये नहीं कि कोई बॉडी जो विदेश से आई है। फॉरेन बॉडी का मतलब ये है कि माय बॉडी इज़ डिज़ाइन्ड टू ईट प्लांट मटेरियल्स और एनिमल मटेरियल्स, कि हम वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन फूड खा सकते हैं। उसके अलावा कोई आपसे कहने लगे भाई लकड़ी खा लो, कोई आपसे कहने लगे लोहा खा लो, तो आप क्या वो खा थोड़ी सकते हो। कोई कहने लगे भाई हवा खाकर पेट भर लो, तो नहीं, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी 2 तरीके के फूड मटेरियल के लिए बनी है। आइदर इट शुड बी प्लांट बेस्ड और इट शुड बी एनिमल बेस्ड, ठीक है? तो वो हम खा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, तो दैट इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस। अगर मान लीजिए कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, स्मोक कर रहा है, तो उसका जो धुआँ उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है। हमारी बॉडी धुएँ को अंदर कंज़्यूम करने के लिए नहीं बनी। हमारी बॉडी को शराब पीने के लिए नहीं बनी हुई। तो ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए बनी हुई है, वो चीज़ हम कंज़्यूम करते हैं, तो दैट इज़ अवर न्यूट्रिशन, दैट इज़ अवर डाइट। लेकिन उसके अलावा कोई भी अजीब चीज़ या कोई भी अलग चीज़ बॉडी के अंदर चली जाती है, तो दैट कम्स अंडर फॉरेन ऑब्जेक्ट। वो जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, उस फॉरेन ऑब्जेक्ट में ही एक ऑब्जेक्ट होता है पैरासाइट। पैरासाइट का ही दूसरा नाम होता है वायरस। वायरस को कभी भी नहीं पता होता कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें नुकसान पहुँचाने वाला है या हमें फ़ायदा पहुँचाने वाला है। कोरोना वायरस खुद को नहीं जानता होगा, कोरोना वायरस को नहीं पता होगा कि वो कितने लोगों को मार चुका है। क्या है कि कोरोना वायरस की जो अभी तक कॉमन थ्योरी जो ज़्यादातर डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन करी है, वो ये है कि वो हमारी नोज़ के थ्रू या हमारे माउथ के थ्रू, वो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है? अब उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि भई ये अभी तक हमारे सिर्फ़ नॉस्ट्रिल्स में ही है, कुछ बोलते हैं कि ये हमारे अभी तक विंड पाइप में ही है, कुछ लोग मतलब कुछ डॉक्टर्स। और फिर वो कहते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो गया, यानी कि अगर लंग्स तक पहुँच गया, तो फिर वो लंग्स को डैमेज करना शुरू करेगा। तो वो लंग्स को एक्चुअली डैमेज नहीं करता, वो क्या करता है, जस्ट लाइक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। The parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism called its host without killing it. तो क्या है कि जैसे मैं आपके घर पर गया, आपके घर पर मैं गया, आपने मुझे खाने के लिए कुछ भी, खाने के लिए कुछ भी दाल, सब्जी, रोटी वगैरह आपने कुछ भी मेरे को बनाकर दिया, ठीक है? तो आई एम योर गेस्ट एंड यू आर माय होस्ट। आप मेरे होस्ट हो क्योंकि मैं आपके घर पर आया हूँ, और मैं आपका गेस्ट हूँ क्योंकि मैं आपके घर पर आया। तो मैं जो गेस्ट है, वो क्या है, वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तो जो कोरोना है या कोई भी वायरस है, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए गेस्ट हो गया और हमारी बॉडी हो गई होस्ट। अब हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, वो कोरोना वायरस भी उसी में से कुछ ना कुछ एनर्जी डिराइव कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि वो क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैठा हुआ है, जब मैं कुछ खाना-पीना शुरू करूँगा, तो मेरी जो बॉडी है, मेरी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू होगा, मेरी ग्रोथ होनी शुरू होगी। सिमिलरली कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस वैसे कहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ है या कहीं दरवाजे पर टच है, कहीं ज़मीन पर अगर टच्ड है, तो वो मरा हुआ है, बेकार है। लेकिन थ्रू एयर या किसी बॉडी में गया था वो, किसी ने एक्सहेल करा बड़ी ज़ोर से या छींक दिया या खाँस दिया, और उसके जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो गलती से हमने इन्हेल कर लिए, क्योंकि हम तो गले में मास्क लटका के घूमते हैं, ऊपर तो लगाते नहीं हैं। तो इस वजह से हमने नाक में से उसको इन्हेल कर लिया, तो वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, मरा हुआ है, अभी ज़िंदा नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर गया। फिर हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ ना कुछ तो खाएँगे। तो हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी बॉडी में से उसने एनर्जी डिराइव करनी शुरू करी। डिराइव करनी शुरू करी, अब उसका इतना सा साइज़ था, धीरे से बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितना ही उसका साइज़ हो गया, तो अब मुझे साँस लेने में दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायरस अटका हुआ है। तो अब मुझे साँस लेने में दिक्कत होने लगी, तो जब साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं ऑक्सीजन के लिए दौड़ लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये वायरस को नहीं पता कि वायरस ने हमारा कितना डैमेज कर दिया। वायरस ने हमें कहाँ तक इस हाल में पहुँचा दिया कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम मर जाएँगे। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं विदाउट किलिंग इट, तो वायरस हमें मारना नहीं चाहता, वो हमारे बॉडी के किसी और पार्ट में पड़ा रहता, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत दर्द-वर्द होता, कुछ और होता। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अटक जाता है। अब आप खाना खाए बिना, आप हो सकता है 1 दिन रह लें या 2 दिन रह लें, लेकिन साँस लिए बिना आप मुश्किल से 4 या 5 मिनट रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये इतना डेंजरस
हो चुका है ये वायरस, इसीलिए इसको इतना डेंजरस बताते हैं। फिर वही चीज है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, वो बेचारा तो खाने की तलाश में हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया और हमारी बॉडी में से खाना डिराइव कर रहा है। उसको थोड़ी पता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रुका हुआ है और यहाँ पर अगर तू बढ़ना शुरू हो गया, अगर तू यहाँ पर फैल गया, अगर तेरा साइज बढ़ गया यहाँ पर, तो तू दूसरे की जान ले लेगा। उसको नहीं पता। तो ये अभी तक जो थ्योरी है वो यही डेवलप हुई है। हाँ, रिसेंटली और बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि वो अब एयर में भी फ्लोट कर रहा है, तो घर से बहुत ज्यादा बाहर ना निकले, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो वायरस की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो वायरस जाने, वो नहीं पता हमें। पर कुल मिलाकर ये है कि वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो किसी डेड प्लांट को नहीं खाएगा, किसी डेड एनिमल को नहीं खाएगा, उसे तो कोई होस्ट बॉडी चाहिए, उसे तो किसी की बॉडी के अंदर जाना है और बॉडी के अंदर जाकर बिना बॉडी को मारे वो बॉडी में से न्यूट्रिशन गेन करना शुरू करे। तो क्योंकि अभी तक की जो थ्योरी है वो ये बताती है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक क्या कर देता है मतलब उसमें ग्रो करना शुरू करता है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन में वो अपना साइज बढ़ा लेता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स का ये कहना है और सबको ये सजेस्ट करते हैं कि वेदर यू आर फिट एंड फाइन, वेदर यू आर अनहेल्दी, आप कैसे भी हैं, आपको जुकाम का एहसास है या नहीं है, लेकिन आप दिन में एटलीस्ट एक बार या दो बार स्टीम जरूर लेंगे। क्योंकि जब स्टीम जाएगी तो वो जो गरम गरम स्टीम जाती है हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो शायद उससे वायरस किल हो जाए। पता उनको भी नहीं है उतना ज्यादा कि पता चले कि वो उससे भी किल ना हो पाए, तो वो दूसरी चीज है। एक्चुअली मेडिसिन ही नहीं है ना। अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो इसलिए बस ये कहते हैं कि शायद, क्योंकि वो स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसका, क्योंकि वेपर्स होते हैं वो एयर के, तो एयर के वेपर्स तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होते हैं। तो शायद वो वेपर्स जो है वो उसको किल कर देते हैं, या उसको थोड़ा-सा ऐसा कर देते हैं कि अब शायद वो एनर्जी गेन ना कर पाए। तो इस वजह से स्टीम लेने के लिए बोला जाता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अगर मान लीजिए वायरस एंटर कर भी गया बॉडी के अंदर, तो शायद वो क्लीन हो जाए, बॉडी से बाहर निकल जाए, एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है ना? तो ये जो है, ये कैटेगरी भी आपकी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में आती है। तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट, वो किसी भी होस्ट को मारना नहीं चाहता वायरस, लेकिन वो बैठ जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसका साइज बढ़ जाता है, तो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाते। अगला देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि वो तो ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए किसी की बॉडी में गया, उसको नहीं पता था कि उससे किसी की डेथ भी हो सकती है। खैर, अगला देखते हैं। थर्ड है थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप लिखेंगे द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, द होलोजोइक न्यूट्रिशन द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म in which an organism takes the complex organic food materials, बेटा एक मिनट वेट करिए, बस मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। चलिए जी, आगे नोट करेंगे। तो holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food material, complex organic food materials
complex organic food materials into its body by the process of into its body by the process of into its body by the process of ingestion, 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 comma, the ingested food is digested, comma, the ingested food is digested, ingested food is digested and then absorbed into the body cells and then absorbed into the and then absorbed into the and then absorbed into the body cells of the organism. Absorbed into the body cells of the organism. अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ये होलोजोइक न्यूट्रिशन वही है जो हम लोग करते हैं. हम लोग इंजेक्शन करते हैं. इंजेक्शन का मतलब ये है कि हम लोग खाने को खाते हैं. खाने को खाने के बाद फिर जो अंदर का जितना भी सिस्टम है वो खाने को डाइजेस्ट करता है और फिर उसके बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड पोर्शन है वो फ्लश आउट होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है ना. तो ये जो है हमने ये वाला जो न्यूट्रिशन है, दिस न्यूट्रिशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लिविंग थिंग है, वो किसी भी दूसरे प्लांट पर या किसी एनिमल पर डिपेंड करता है खुद के न्यूट्रिशन के लिए. और ये तीन तरीके का होता है, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक. तो तीन कैटेगरी का होता है. यहाँ तक सभी को क्लियर है तो आगे चलें. यस सर. ठीक है, चलिए जी अगला आप नोट करेंगे. नेक्स्ट हेडिंग है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में the process by which green plants make their own food. नोट करें. The process by which green plants make their own food like glucose. The process by which green plants make their by which green plants make their own food. ब्रैकेट में लिखना like glucose like glucose from carbon dioxide and water, from carbon dioxide and water, from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. By using sunlight energy, by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. By using sunlight energy in the presence of chlorophyll, in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Is called photosynthesis. इस प्रोसेस को हम photosynthesis बोलते हैं.
अब इसकी जब भी कभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात होती है तो बिना फोटोसिंथेसिस के वो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाली। तो जब भी कभी इसकी बात होगी तो आप डेफिनेशन जरूर मेंशन करेंगे। ये तो हो गई फोटोसिंथेसिस की। फिर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के साथ साथ उसकी केमिकल इक्वेशन जरूर लिखनी है। देखिएगा मैं इधर लिख रहा हूँ, ये सारा मिटा रहा हूँ इस तरफ से। अच्छा, आप लोगों के स्कूल तो बंद हो गए होंगे ना? यस सर। सभी बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं या नहीं सर, मेरे नहीं हुए। सर हमारी तो मई पूरी छुट्टी है। हाँ, मैंने यही सुना है कि शायद 8 या 10 जून तक छुट्टी है सबकी, और उस दौरान शायद आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चलेंगी, कुछ ऐसा ही है ना? यस यस सर। सर। सर 15th मई तक है मेरा तो। अच्छा, चलो, कुछ मेरे को पता चला था कि कुछ ज्यादातर स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नोटिस आया है गवर्नमेंट का। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। इसकी डेफिनेशन के साथ साथ आपको इसका इक्वेशन जरूर लिखना है। तो इक्वेशन क्या है इसकी? 6CO2 प्लस 6H2O बैलेंस्ड इक्वेशन है, याद कर लेना। 6CO2 प्लस 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और तीसरा क्या चाहिए होता है? सनलाइट। तो यहाँ पर लिख लेना प्लस लाइट एनर्जी फ्रॉम सन गिव्स और हाँ, जो एरो बनाएंगे एरो के ऊपर लिख देंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना सनलाइट। इट गिव्स C6H12O6, C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज ब्रैकेट में लिख देना अ फूड, ये फूड है प्लांट्स का, प्लस 6O2 ऑक्सीजन। और ये आप समझ ही गए होंगे कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और फिर एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, क्लोरोफिल। In the presence of chlorophyll, in the presence of sunlight, it gives me glucose plus oxygen। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। Conditions necessary for photosynthesis। अब यहाँ पर एक ना डायग्राम बनाएंगे। ये मान लीजिए
कि एक प्लांट है और ये प्लांट की रूट्स हैं, ये जमीन के अंदर वाला पोर्शन है, तो ये तो नीचे रूट्स हो गई। फिर ये है स्टेम, ये है स्टेम, और ये जो बड़ी सी है ये ग्रीन लीफ है। मैंने ये पत्ती है उसको समझने और समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रीन लीफ, दिस इज अ ग्रीन लीफ। ये है सन, ये सन है। एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर लिख देना ग्लूकोज, ब्रैकेट में लिखना फूड, ग्लूकोज ब्रैकेट में लिखना बेटा फूड। सबको दिखाई तो दे रहा है ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे, यहाँ पर एक और बॉक्स बनाइए, यहाँ लिखिएगा स्टार्च, ब्रैकेट में लिखिएगा स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड मतलब ये रिजर्व फूड होता है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से स्टार्च में कन्वर्ट करके और उसको ना स्टोर कर लिया जाता है। रिजर्व फूड की तरह हो गया एक तरह से, कि जब कभी फूड खत्म हो गया तो ये वाला फूड यूज हो जाएगा। ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। फिर ये ग्लूकोज कैसे बनेगा? हमको बाहर से मिलेगा CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ये फूड बना, और फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, लिबरेट कर दिया ऑक्सीजन। तो जो ये ग्लूकोज है, जो एक्सेस ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन गया जिसकी अभी जरूरत नहीं है, वो तो बॉडी में आगे के लिए स्टोर हो गया, कि जब आपको भूख लगेगी तो तब ये जो स्टोर्ड फूड है ये काम आएगा। ठीक है ना? मतलब मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, जब प्लांट को भूख लगेगी और ये ग्लूकोज खत्म हो चुका होगा तो ये वाला फूड काम आएगा। और ये जो ग्लूकोज है ये पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? ऐसे, यहाँ से निकला, ऐसे गया, इधर लिख लेना फूड गोज डाउन, और यहाँ लिख लेना फूड गोज अप, फूड गोज डाउन, फूड गोज अप। बताइए बेटा, सबको क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ये हाँ जी, तो यस ये सर। डायग्राम बना देना इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब लिखिएगा कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 10। कंडीशंस नेसेसरी फॉर photosynthesis are, 10 conditions necessary for photosynthesis are sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Sunlight,
chlorophyll, carbon dioxide, and water. Sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and water. ठीक है जी, इतना समझ गए? Yes, sir. चलिए, इसके बाद जो है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में लिखेंगे एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स obtain their food animals obtain their food from plants and other animals. Animals obtain their food from plants and other animals, ब्रैकेट में लिखिएगा, which they eat, which they eat, which they eat. which they eat, इसके बाद लिखेंगे all the animals can be divided into three groups. All the animals can be divided into all the animals can be divided into three groups. All the animals can be divided into three groups on the basis of their food habits or eating habits. On the basis of their food habits or eating habits. On the basis of their food habits or eating habits. उनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करा जा सकता है। फर्स्ट है हर्बीवोर्स, सेकंड है फर्स्ट है हर्बीवोर्स, सेकंड है कार्निवोर्स, एंड थर्ड है ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। और ये कुछ नया नहीं है, ये आप जानते ही होंगे कि कैसे होता है। जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं, और जो दोनों खा लेते हैं उनको ओमनीवोर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट है हर्बीवोर्स, इसमें नोट करें दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स
those animals which eat only plants are called herbivores. Example: goat, cow, buffalo, goats, cow, buffalo, etc. सेकंड लिखेंगे कार्निवोर्स. कार्निवोर्स में है those animals which eat only other animals as food. Those animals which eat only other animals as food are called carnivores. Example: lion, tiger, frog, etc. थर्ड है omnivores. omnivores में लिखेंगे those animals which eat both plants and animals. Which eat both plants and animals those animals which eat both plants and animals are called omnivores. Example: human beings, comma, dog, comma, crow, sparrow, etc. तो ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की मतलब किस किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में, उसकी तीन कैटेगरीज हो गई: कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और हर्बीवोर्स. उसके बाद जो स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, वो न्यूट्रिशन के स्टेप्स कल करते हैं. बेटा आज इतना ही करेंगे, ठीक है? सभी को क्लियर तो है इतना? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है जी, बस तो अब नेक्स्ट जो है कल करेंगे. आज के लिए इतना. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू सर. ओके.